नमस्कार दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके सी टेट में, यूपी टेट में, रिट में, एस टेट में, प्राइमरी टीचर के एग्जाम में या कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो उसमें ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के कौन से विषयों के लिए अधिगम का न्यूनतम स्तर MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का निर्धारण किया गया था? मतलब कौन से 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको देखकर MLL का निर्धारण किया गया था? तो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? ए ऑप्शन है चित्रकला, गणित और पर्यावरण अध्ययन। बी ऑप्शन है गणित, भाषा, गणित और शारीरिक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन। डी ऑप्शन है भाषा, चित्रकला और गणित। तो इसका राइट आंसर है सी, भाषा मतलब कोई भी लैंग्वेज, गणित और पर्यावरण अध्ययन EVS। इन तीन विषय, ये जो तीन विषय थे MLL के लिए निर्धारण किए गए थे पहली और 5वीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे कौन से देश के थे? जीन पियाजे, आपने सभी ने इसका नाम, जीन पियाजे का नाम सुना ही होगा। जीन पियाजे कौन से देश के थे? तो ए ऑप्शन है रूस के, बी ऑप्शन है स्विस के, स्विट्जरलैंड के, सी ऑप्शन है अमेरिका के, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के। तो इसका राइट आंसर है बी, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे कौन से देश के थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और इनका जन्म हुआ था 1896 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। और जीन पियाजे ने क्या दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी थी। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी थी और ये अवस्था कितनी थी? 4 थी। कितनी अवस्था थी? 4 थी। कौन सी थी? देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी थी? 4 दी थी। कौन सी अवस्था दी थी? यहां लिख रहा हूं, सेंसरी, मोटर स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 दी थी। और इनकी आयु क्या है ये भी साथ के साथ बता रहा हूँ। ये थी 0 से 2 साल तक, ये थी 2 से 7 साल तक, ये थी 7 से 11 साल तक, ये थी 11 से 15 साल तक। दोबारा से देखिए, जीन पियाजे कौन से देश के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज दी थी। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव आयोगोत्स्की कौन से देश के थे? ए ऑप्शन है आपके सामने स्विस के, स्विट्जरलैंड के, बी ऑप्शन है रूस के, सी ऑप्शन है अमेरिका के, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के। तो लेव आयोगोत्स्की कौन से देश के थे? ये थे रूस के। बी इसका राइट आंसर है। लेव आयोगोत्स्की कौन से देश के थे? रूस के थे। लेव आयोगोत्स्की का जन्म हुआ था, इनका जन्म भी हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। इन्होंने क्या दिया था? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। दोबारा से देखिए, लेव वाइगोत्स्की रूस के थे, इनका जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। लेव वाइगोत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेलना मतलब बच्चों के खेलना कैसी प्रवृत्ति है। खेलना बच्चों की कैसी प्रवृत्ति है? प्राकृतिक प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति, या दोनों, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खेलना बच्चों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण विधि के अन्य क्या नाम है? अन्वेषण विधि के अन्य क्या नाम है? ये ऑप्शन है आपके सामने, ह्यूरिस्टिक विधि, बी ऑप्शन है खोज विधि, सी ऑप्शन है दोनों मतलब ह्यूरिस्टिक विधि और खोज विधि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। अन्वेषण विधि के अन्य क्या नाम है? ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं इसको, और खोज विधि भी बोलते हैं, और अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। इसके तीन नाम हैं, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और खोज विधि। अन्वेषण विधि जो है ये किसने दिया था? ये दिया था प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग 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 ने ये दिया था, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। और ये ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक है, ये एक कौन सा शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है पता लगाना। दोबारा से देखिए भाई, एक बार रिवाइज करवा लूं। अन्वेषण विधि के अन्य क्या नाम है? ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि। ये किसने दी थी? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ह्यूरिस्टिक जो है शब्द कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित नहीं है? मतलब चार विधि आपके सामने है, चार में से तीन विधि अध्यापक केंद्रित है और एक विधि छात्र केंद्रित है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सी विधि छात्रों के अनुसार है? व्याख्यान विधि। अध्यापक केंद्रित वो विधि होती है जिसमें अध्यापक कुछ न कुछ एक्टिविटी करके देख कुछ न कुछ एक्टिविटी अपने आप से करता है। और छात्रों के अनुसार वो विधि होती है, छात्र केंद्रित वो विधि होती है जिसमें छात्र सक्रिय होते हैं। इसमें तो अध्यापक केंद्रित में अध्यापक सक्रिय रहता है और छात्र केंद्रित में छात्र सक्रिय रहते हैं। तो व्याख्यान विधि कौन देता है? देखो व्याख्यान विधि अध्यापक व्याख्या देता है, तो जो व्याख्या देगा वो एक्टिव जरूर होगा, तो ये अध्यापक केंद्रित विधि है। प्रदर्शन भी अध्यापक करके दिखाता है, मतलब बच्चों को कुछ समझाना होता है या कुछ कुछ वो बताता है तो प्रदर्शन करके बताएगा, तो इसमें अध्यापक क्या होगा? एक्टिव रहेगा। आगमन और निगमन विधि, निगमन विधि और आगमन विधि, जैसे बच्चों को कोई फॉर्मूला बताया अध्यापक ने, तो इसमें भी क्या है? अध्यापक एक्टिव रहेगा। और ये प्रोजेक्ट विधि, ये क्या है? ये प्रोजेक्ट विधि छात्र अपने आप से करते हैं, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, इसमें छात्र एक्टिव रहता है, तो ये है छात्र केंद्रित विधि। ये है छात्र केंद्रित विधि। और इसमें पूछा था अध्यापक केंद्रित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है, प्रोजेक्ट विधि छात्र अध्यापक केंद्रित नहीं है, ये है छात्र केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी अनुकूल नहीं है? देखो खेल विधि विद्यार्थी के अनुकूल है क्योंकि बच्चा खेलता है उसमें अपने आप से, इसमें छात्र जो है एक्टिव रहता है। प्रोजेक्ट विधि ये भी क्या थी? इसमें भी छात्र एक्टिव रहता है। अन्वेषण विधि खोज करता है कुछ न कुछ बच्चा, इसमें भी छात्र एक्टिव रहता है। निगमन विधि ये मैंने आपको बताया था, ये है अध्यापक केंद्रित विधि। अध्यापक केंद्रित विधि। निगमन विधि में क्या होता है? अध्यापक बच्चों को कोई ना कोई नियम बताता है और जब वो नियम बताएगा तो वो एक्टिव रहता है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड कोल्ब ने अधिगम मॉडल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? दोबारा से क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। डेविड कोल्ब एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने
अधिगम मॉडल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर है बी। इन्होंने अधिगम मॉडल के 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे 4 प्रकार? देखिए, एक तो था कंक्रीट, यहां लिख रहा हूं, कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना कभी कोई मिस्टेक ना हो जाए स्पेलिंग में। थर्ड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, फोर्थ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये थी। दोबारा से देखिए, डेविड कोल्ब ने अधिगम मॉडल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। पहला है कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, तीसरा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, चौथा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? शिक्षण सहायक सामग्री होती है, ए ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी ऑप्शन है 3 प्रकार की, सी ऑप्शन है 4 प्रकार की, डी ऑप्शन है 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर है बी। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो श्रव्य, श्रव्य सामग्री मतलब जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, इनको हम सुन सकते हैं। रेडियो को देख नहीं सकते, मतलब जो रेडियो में हो रहा है वो देख नहीं सकते, हम रेडियो की बातें सिर्फ सुन सकते हैं। और एक है दृश्य, दृश्य सामग्री मतलब इनको सिर्फ हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट है, चार्ट है, ग्लोब है, ये है इस तरह से। एक होता है श्रव्य और दृश्य सामग्री, मतलब इनको हम देख भी सकते हैं और इनको सुन भी सकते हैं। जैसे फिल्म है, कोई भी किसी भी चीज की कोई फिल्म रिकॉर्डिंग करके बच्चों को सुना दी, वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। दोबारा से देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो श्रव्य सामग्री जिनको हम सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? सबसे पहले तो ये देखिए प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है। प्रक्षेपित सामग्री होती है जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती है जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे श्रव्य सहायक, श्रव्य दृश्य होती है ना, इसी तरह से। चलचित्र को भी हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एपिडायोस्कोप, इसको भी हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैजिक लैंटर्न, ये बिल्कुल ठीक है, इसको भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट, ये भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर, इसको भी हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर है डी। ये जो सारी जितनी भी सामग्री हैं, ये प्रक्षेपित सहायक सामग्री होती हैं। चलचित्र, एपिडायोस्कोप, मैजिक लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड प्रोजेक्ट, एलसीडी प्रोजेक्टर, ये सारे किसके उदाहरण हैं? प्रक्षेपित सहायक सामग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी है? ये कौन सी होती हैं अप्रक्षेपित सहायक सामग्री? मतलब जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं,
जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं, इनको हम सुन नहीं सकते। जैसे देखिए चाक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सिर्फ देखने के काम आती हैं। फोटोग्राफ है, कोई भी फोटो हो गया, जैसे ताजमहल का फोटो दिखाना बच्चों को, पोस्टर, कोई भी पोस्टर दिखाना है, मानचित्र है, बच्चों को राज्य का मानचित्र दिखाना है या राजनीतिक मानचित्र, कोई भी मानचित्र दिखाना है, नदियों का मानचित्र दिखाना है, कोई भी चार्ट है बच्चों को दिखाना है, ग्लोब है, नमूने हैं, ये सारे क्या है, सिर्फ देखने के काम आती है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। ये सारी जो चीज हैं ये अप्रक्षेपित सहायक सामग्री होती हैं। चाक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर और मानचित्र, चार्ट, ग्लोब और नमूने, ये सारे हैं अप्रेक्षित सहायक सामग्री। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे से एसएससी ने छोटे बच्चों के लिए, जैसे नर्सरी और केजी के लिए, कुछ ऐसे चार्ट बनाए हैं या बोर्ड बनाए हैं, बोर्ड है एक प्रकार के वो, ये छोटे बच्चों के लिए है सिर्फ। ये मान लो एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, एक मैग्नेटिक की एक स्टिक होती है, जब इस स्टिक को हम ऐसे बोर्ड पे टच करेंगे ना, तो ये है ना, ऐसे टच करेंगे तो ये बोलता भी है। जैसे यहाँ पे ए से एप्पल लिखा हुआ है और ये स्टिक इस पे टच करेंगे ना, तो ये ए से एप्पल बोलता भी है। ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है ऐसा बोर्ड। ये एसएससी ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करा सरकारी स्कूलों में। अब हमारे सरकारी स्कूलों में है ना, ये ऐसे बोर्ड आने लग गए हैं नर्सरी केजी क्लासों के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 6 से 8वीं तक के छात्रों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? मतलब कितने स्टूडेंट पर एक शिक्षक होना चाहिए 6 से 8वीं क्लास के लिए? ए ऑप्शन है 30 बच्चों पर एक छात्र, बी ऑप्शन है 35 स्टूडेंट और एक शिक्षक, सी ऑप्शन है 40 स्टूडेंट और एक शिक्षक, डी ऑप्शन है 45 स्टूडेंट और एक शिक्षक। तो इसका राइट आंसर है 45 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए 6 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, पहली से 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कितने टीचर पर, मतलब कितने बच्चों पर एक छात्र होना चाहिए? कितने छात्रों पर एक टीचर होना चाहिए, मतलब कितने स्टूडेंट होने चाहिए और कितने टीचर होने चाहिए, मतलब एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा? ये क्वेश्चन आप मुझे है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या है इसका राइट आंसर। आगे देखिए, पाठ योजना में एक पाठ की समय अवधि क्या होती है? मतलब कोई भी एक लेसन होता है, वो कितने मिनट का होना चाहिए कम से कम? जब हम पाठ योजना बनाते हैं, तो जैसे कोई भी पाठ योजना बनाने से पहले सबसे पहले भाई हम सारी चीजें अपने आप से ही पहले देख लेते हैं। भाई प्रीवियस नॉलेज कब चेक करनी है, हमें प्रेजेंटेशन कब देनी है, हमें बच्चों का मूल्यांकन कब करना है, इवेल्युएशन, मतलब कितनी कितनी मिनट तक ये चलेगा, प्रीवियस नॉलेज कितने मिनट तक चलेगी, प्रेजेंटेशन कितने मिनट तक चलेगी, इवेल्युएशन और भी जितने भी स्टेप है पाठ योजना के, वो सारे हमें कितनी समय अवधि में करने चाहिए? ए ऑप्शन है 25 से 30 मिनट, बी ऑप्शन है 30 से 40 मिनट, सी ऑप्शन है 40 से 50 मिनट, डी ऑप्शन है 50 से 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर है बी, 30 से 40 मिनट में एक पाठ योजना खत्म हो जानी चाहिए। मतलब टीचर ने जो जो तैयारी करी है ना पाठ योजना बनाने के लिए, एक पाठ योजना बनाने के लिए टीचर ने जो जो तैयारी की है, एक पाठ योजना बनाने के लिए टीचर ने क्या क्या तैयारी की है, वो सारी योजना 30 से 40 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अगर उसकी टीचर्स की योजना सक्सेसफुल नहीं हुई तो उस पाठ योजना का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है 2 प्रकार का, बी ऑप्शन है 3 प्रकार का, सी ऑप्शन है 4 प्रकार का, डी ऑप्शन है 5 प्रकार का। समेकित पाठ्यक्रम है, इसका राइट आंसर है बी।
समेकित पाठ्यक्रम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, पहला कौन सा प्रकार है? अंतर्विषय अंतर्विषय पाठ्यक्रम। दूसरा है बहुविषय पाठ्यक्रम। तीसरा है बहिर्विषय पाठ्यक्रम। ये समेकित पाठ्यक्रम के 3 प्रकार हैं: अंतर्विषय पाठ्यक्रम, बहुविषय पाठ्यक्रम, बहिर्विषय पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5वीं तक के जो स्कूल हैं, छात्रों के घर से कितनी दूरी पर होने चाहिए? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार करवा लिया, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, इनके स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। मतलब जहां पे भी बच्चा रहता है ना, उसके दायरे के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल उपलब्ध होना चाहिए 1 से 5वीं तक के लिए। लेकिन भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी जगह पैदल चलना पड़ता है। मतलब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 3 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाके जो हैं खासकर से, वहां पे स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। अभी भी ये है ना, सरकार इस कार्य में असफल रही है। और 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए कितनी दूरी पर विद्यालय होने चाहिए? ये है 3 किलोमीटर। पहली से 5वीं तक के लिए विद्यालय कितनी दूरी पर होने चाहिए? 1 किलोमीटर की दूरी पर। और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विद्यालय होने चाहिए 3 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ये मातृभाषा भाई गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा देना संविधान के कौन से आर्टिकल में है? कौन से अनुच्छेद में है मातृभाषा में शिक्षा देना? ये ऑप्शन है आर्टिकल 300 ए। अच्छा, सारे ऑप्शन 350 के लिए तो ये ऑप्शन है 300 ए, बी ऑप्शन है 350 बी, सी ऑप्शन है 350 सी, डी ऑप्शन है 350 डी। तो इसका राइट आंसर है 350 ए। ये है इसका राइट आंसर। 350 ए आर्टिकल के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीटी के कितने भाग हैं? सबसे पहले तो देखिए, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार पेपर में ये भी आ जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये कितने प्रकार का होता है? आईसीटी 3 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर है ए, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेलिंग देख लेना कभी भाई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए जल्दी जल्दी में। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के कितने भाग है? आईसीटी के 3 भाग हैं: इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्थूल संक्रिया काल मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में क्या असत्य है। मतलब चार ऑप्शन है आपके सामने, चार में से तीन सत्य हैं और एक गलत है, तो हमें गलत देखना है कौन सा गलत है। संरक्षण करने की योग्यता, ये बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा होता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, संख्याओं को समझना, बच्चा संख्याओं को समझने लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विचारों में विरोधाभास का विकास, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो संरक्षित करने की अयोग्य है, ये गलत है। ये कब होता है, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु कितनी होती है, 7 से 11 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमत्ता की शुरुआत मुख्य रूप से पूर्व संक्रिया काल की समाप्ति के दौरान लगभग कितने वर्ष की आयु स्तर पर दिखाई देती है। पूर्व संक्रिया काल कौन सी अवस्था होती है, ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की बुद्धिमत्ता की मतलब उनमें बच्चों में बुद्धि का आना कौन से वर्ष में होता है। देखिए, ए ऑप्शन है 4 से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 7 वर्ष, डी ऑप्शन है 7 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी, 6 से 7 वर्ष के आसपास बच्चों में है ना बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है, और ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये कौन सी अवस्था में होता है, मतलब प्याजे ने चार अवस्था दी थी, हाँ ये चारों के नाम मैंने लिखी हुई हैं, तो ये कौन सी अवस्था में होता है। संवेदी काल, सेंसरी मोटर स्टेज में, ये तो नहीं है भाई, इस अवस्था में तो बच्चों को पता ही नहीं होता। पूर्व संक्रिया काल, ये भी नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्थूल संक्रिया काल, ये भी नहीं है। ये इसको बोलते कंक्रीट। तो इसका राइट आंसर है डी, औपचारिक संक्रिया काल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा आदर्शवादी बनने की कोशिश करता है, मतलब बच्चा आदर्शवादी बनने की सोचता है, वो ये सोचता है कि भी मैं आदर्शवादी हूँ। अच्छा चलो भाई, आगे देखिए, हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।